कोई एक बार जो बदतमीजी करता है या बुरा करता है वो नोटिस ज़्यादा हो जाता है। 16 जनवरी 2008 को मेरे साथ ये हादसा हुआ। मेरी जो मामी हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो रिस्पेक्ट दी है। मैंने कुछ दिन पहले I interviewed Krishna and Aarti. Don't ask questions about them, please. तो मैं शाम में खाने पे बुलवाया साथ में, मैं बोला आइए साथ में डिस्कस करते हैं। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था, उसका टाइटल था एवेटार। अवतार वही जो एवेटार। गोविंदा जी का वो मीम बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने बोला था एवेटार मुझे ऑफर हुई थी। अरे यार मुझे तो नहीं पता ये कब ऑफर हुई। 40 साल तो मुझे हो गया गोविंदा के साथ। वो एवेटार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। नहीं पर इतनी बड़ी मूवी अगर ऑफर हुई है तो गोविंदा जी ने क्यों मना करी? पता हुई भी है कि नहीं, आई डोंट नो ना। ये पहली मैं भाई झूठ नहीं बोलती ना, मैं चुगली करूंगी इधर। मैं झूठ का साथ नहीं देती भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जो 90s में डांस, कॉमेडी और मास एंटरटेनमेंट के बादशाह थे। गोविंदा, जी हाँ वही गोविंदा, जिनकी फिल्में जैसे कूली नंबर 1, राजा बाबू और हीरो नंबर 1 ने हमें हंसाया, नचाया और इंटरटेन किया। लेकिन दोस्तों गोविंदा की लाइफ सिर्फ ग्लैमर और सक्सेस की नहीं है। इनकी लाइफ में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं कि ये सब उनकी फिल्मों से ज्यादा ड्रामेटिक लगने लगते हैं। जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है ना। हाँ बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊंगा गोविंदा की लाइफ के उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, कि कैसे उन्होंने पब्लिक में किसी को थप्पड़ मार दिया और कैसे उन्हें लगी गोली। Shot himself in the lower leg, very close to his knee, with his own licensed revolver. साथ ही गोविंदा एक स्कैंडल में भी फंस गए और क्या था डेविड धवन और गोविंदा के बीच का झगड़ा और कैसे उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गोविंदा से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे। वैसे मैंने गोविंदा सर पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है तो उसे देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो क्लिक कर लेना। तो चलिए जानते हैं। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। कल्पना करो एक ऐसा कपल जो 37 साल से एक साथ है और बाहर से परफेक्ट फैमिली लगती है। सोशल मीडिया पर पिक्चर्स, पब्लिक अपीयरेंस सब कुछ जबरदस्त, लेकिन अचानक रिश्ते में दरार की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की कुछ महीनों से तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा का डाइवोर्स ड्रामा जो 2024 से लेकर 2025 में पब्लिक और उनके फैंस के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज बनी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफवाहें 2024 में शुरू हुई जब कुछ मीडिया आउटलेट्स ने क्लेम किया कि सुनीता ने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया है। बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। आपको ये भी बता दें सुनीता ने इस अर्जी में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत याचिका दायर की है, जिसमें गोविंदा पर चीटिंग, क्रुएलिटी और घर छोड़ने जैसे सीरियस चार्जेस लगाए गए। सुनीता आहूजा ने कोर्ट में एक्टर से तलाक का केस फाइल कर रखा है। सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर धोखा देने, अलग रहने और क्रूरता के बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुनीता जो कि गोविंदा की पत्नी है। ये खबर अगस्त 2025 में फिर वायरल हुई जब मीडिया ने क्लेम किया कि सुनीता ने गोविंदा का सरनेम ड्रॉप कर दिया है और कोर्ट में रेगुलर हियरिंग हो रही है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने नाम के पीछे से गोविंदा का सरनेम हटा दिया है। लेकिन ये सब झूठ और अफवाहें निकली क्योंकि सुनीता और गोविंदा ने खुद ही इस न्यूज को खारिज किया। और बैकग्राउंड में जाओ तो दोनों की शादी 1987 में हुई थी, एक सीक्रेट वेडिंग, क्योंकि गोविंदा तब उभरते स्टार थे और सुनीता एक रिच फैमिली से। और इनकी लाइफ में शुरू से ही चैलेंज थे क्योंकि गोविंदा की फैमिली ने सुनीता को एक्सेप्ट करने में टाइम लिया और गोविंदा के पास उनके अफेयर्स जैसे नीलम कोठारी या रानी मुखर्जी जैसे एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ना, ये सुर्खियां हमेशा ही बाहर आती रहती। सुनीता ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया कि गोविंदा का बिहेवियर चेंज हो गया, वो घर को कम टाइम देते हैं। फैमिली में भी कुछ मेंबर्स के कमेंट्स ने इशू और बढ़ाए। लेकिन दोस्त ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा और लॉयर ने कंफर्म किया कि कोई फाइलिंग नहीं थी। गोविंदा के लॉयर का कहना है कि ये डिवोर्स रूमर्स हैं बिल्कुल झूठे और लोग सिर्फ पुरानी बातें लेकर आ रहे हैं। गोविंदा के लॉयर ललित बिंद्रा का कहना है कि देयर इज नो केस, एवरीथिंग इज बीइंग सेट
settled. और यहाँ अगर कोई पुरानी बात थी तो अब चीजें सेटल हो चुकी है। फैमिली गणेश चतुर्थी साथ सेलिब्रेट कर रही है। सुनीता ने खुद मीडिया से कहा है, गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। यहाँ तक कि भगवान भी हमें अलग नहीं कर सकता। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। और उनकी बेटी टीना आहूजा ने रूमर्स को बेसलेस बताया। हिंदुस्तान टाइम्स से टीना ने कहा, ये सब अफवाहें हैं और मैं इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती। जबकि उनकी भांजी आरती सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की जिसमें मूविंग ऑन और सेल्फ लव लिखा था, लेकिन ये पोस्ट फैमिली इश्यूज से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी लगती है और डाइवोर्स से डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। गोविंदा ने पब्लिकली डिनाई किया, बोला कोई सीरियस इश्यूज नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि गोविंदा का व्यस्त शेड्यूल, पुराने लिंकअप और शायद फैमिली प्रेशर ने सुनीता को हर्ट किया। हालांकि 2025 में गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ डांस करते नजर आए, जो अफवाहों को पूरी तरह से झुठला रहा है। और ये ड्रामा गोविंदा के फैमिली मैन इमेज को शो कर रहा है। फैंस शॉक थे, अगर डाइवोर्स की अफवाहें सच्ची होती तो करोड़ों की प्रॉपर्टी डिवीजन बड़ा इशू बनता। लेकिन अब ये सब पुरानी खबरें लगती है। सुनीता ने एक पुराने पॉडकास्ट में बोला था, मैंने गोविंदा के अफेयर्स के बारे में सुना था लेकिन स्टैंड लिया। लेकिन 2025 में ये पुराने घाव फिर खुल गए लगते हैं। हालांकि कपल अब साथ है और ये स्टोरी हमें बताती है कि सेलिब्रिटीज मैरिज में कितना हिडन प्रेशर होता है और गोविंदा की लाइफ में ये सबसे बड़ा पर्सनल ट्विस्ट भी बना। लेकिन सच्चाई ये है कि अफवाहें ज्यादा थी, रियल इश्यूज कम। अब चलते हैं एक ऐसे इंसिडेंट पर जो लगता है कि एक एक्शन फिल्म का सीन है, बट ये रियल लाइफ में हुआ है, वो भी गोविंदा सर के साथ। 2024 का अक्टूबर महीना गोविंदा के लिए एक डरावना मोमेंट था। सुबह के 4:30 बजे गोविंदा अपने घर में, वो मुंबई से कोलकाता की फ्लाइट के लिए पैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान वो अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर को चेक या क्लीन कर रहे थे। सेल्फ डिफेंस के लिए रखी ये गन, जो 38 साल पुरानी थी और कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, अचानक गन उनके हाथ से फिसल गई और गिरकर मिसफायर हो जाती है और फिर बैंग से आवाज आती है और गोली चलती है और उनके बाएं पैर के घुटने के नीचे लगती है और खून का फवारा चारों तरफ बिखर जाता है। He accidentally shot himself in the lower leg, very close to his knee, with his own licensed revolver. और गोविंदा ने बाद में इंटरव्यू में बताया, मैं थोड़ा मस्त रहा करता हूँ, लापरवाह हूँ। गन चेक करते वक्त फिसल गई और जोर का झटका लगा। फैमिली ने बताया कि गन में 6 गोलियां लोडेड थी और शायद सेफ्टी लॉक ठीक से चेक नहीं था। ये हादसा 1 अक्टूबर 2024 को हुआ और गोविंदा अकेले थे घर पर। उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया और फिर पुलिस और डॉक्टर को बुलाया गया और पुलिस जांच में ये कंफर्म हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था, कोई जानबूझकर की गई चीज नहीं। लेकिन पुलिस गोविंदा की स्टोरी से पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं थी, क्योंकि गन सिर्फ गिरने से कैसे फायर हो सकती है। क्राइम ब्रांच ने पैरेलल जांच की, गन जब्त की और फॉरेंसिक टेस्ट करवाए और गोविंदा तुरंत मुंबई के क्रिटी केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने इमरजेंसी सर्जरी करके बुलेट निकाली और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। वो 48 घंटे आईसीयू में रहे और फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए। उनकी वाइफ सुनीता, जो कोलकाता में थी, तुरंत फ्लाइट से वापस आई और हॉस्पिटल पहुंची। मैं सुबह मैं गई थी खाटू श्याम दर्शन करने गई थी। मैं कलकत्ता गई थी पहले। तो अचानक से मेरे ड्राइवर का फोन आया और मैं फोन उठाती ही नहीं हूँ कभी जब मेडिटेशन में बैठती हूँ। तो उसने 2 बार कॉल किया, तो शायद इसको गोली लगी, तो इसने बोला कि सुनीता को फोन लगाओ। और पब्लिक का रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। फैंस शॉक थे और सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रेयर्स शेयर किए जा रहे थे। लेकिन इसी के साथ रूमर्स भी फैल रहे थे कि ये सुसाइड अटेम्प्ट था या डिप्रेशन से जुड़ा, खासकर क्योंकि गोविंदा की लाइफ में हाल के सालों में कमबैक, स्ट्रगल और फैमिली इश्यूज थे। गोविंदा ने हॉस्पिटल से ऑडियो मैसेज भेजा कि मैं ठीक हूँ, ये एक्सीडेंट था, आप सभी की दुआ ने मुझे बचा लिया, इसे किसी और चीज से लिंक मत करो, मैं खुश हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। उनकी बेटी टीना आहूजा रोते हुए मीडिया से बोली, पापा फैंस की दुआओं से ठीक है, सबका शुक्रिया। और उनके बेटे यशवर्धन ने अपडेट दिया कि रिकवरी अच्छी चल रही है। इंडस्ट्री से कई स्टार्स मिलने भी आए। डेविड धवन, जिनसे उनकी अनबन थी, वो भी वहां पहुंचे। रवीना टंडन, शत्रुघ्न सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ और यहाँ तक कि फैमिली में अनबन होने के बावजूद कश्मीरा शाह भी पहुंची, जो उनकी फैमिली के साथ उनका अनबन खत्म होने का अच्छा साइन था। इसके बाद पुलिस ने गोविंदा की बेटी, मैनेजर शशि सिन्हा और फैमिली के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, लेकिन कोई केस नहीं बना। जांच क्लोज हो गई। डिस्चार्ज के 3 दिन बाद 4 अक्टूबर को गोविंदा घर लौटे। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ
Thank you so much for your love. और प्रेस से बोले मैं अकेला था, गन गिर गई और फायर हो गई, ब्लड का फाउंटेन देखा लेकिन गार्ड ने बचा लिया, अब मैं ठीक हूँ। ये इंसिडेंट गोविंदा की सेफ्टी के हैबिट्स पर सवाल उठाता है क्योंकि गन लोडेड थी, क्यों सेफ्टी चेक नहीं की, और हमें ये भी रिमाइंड कराता है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रिस्क कितने ज्यादा हैं। आपको किसका डर है जिसके लिए आपको रिवॉल्वर चाहिए? Fame is a flame, and you have to be aware of the flame which is around all over the world. मगर किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। फैमिली ड्रामा की बात हो और गोविंदा कृष्णा अभिषेक का झगड़ा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रिस्पेक्ट दी है, ये स्टोरी फैमिली टेंशन की एक क्लासिक मिसाल है। 2016 से 2024 तक 7 से 8 सालों का लंबा ड्रामा जो पब्लिक बयानबाजी और इमोशनल ट्विस्ट से भरा पड़ा है। मगर वजह क्या थी? वजह थी 2016 में कृष्णा ने कॉमेडी नाइट्स लाइव पर एक जोक कहा, मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है। ये गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। सुनीता ने इसे पर्सनल लिया। उन्होंने कहा कि कृष्णा उनके नाम का फायदा उठा रहे हैं, पर बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पीपल हु डांस फॉर मनी। ये तंज या फिर ताना कह लो, गोविंदा की वाइफ ने खुद पर लिया क्योंकि गोविंदा और सुनीता एक रियलिटी शो में गेस्ट थे जहां पे पेमेंट को लेकर इश्यूज की खबरें थी। और इन सब इंसिडेंट के पीछे की जड़ें कुछ पुरानी हैं क्योंकि गोविंदा की सिस्टर पद्मा जो कि कृष्णा की मदर थी, इनकी डेथ के बाद 2007 के बाद फैमिली डायनेमिक्स बदल गए। गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा और उनकी बहन आरती सिंह की फाइनेंशियली काफी मदद की, जैसे स्कूल फीस, रोजमर्रा के खर्च वगैरह सब गोविंदा ही पे करते। लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में कुछ गलत फहमियां पनपने लगी और इस बैकग्राउंड ने उस जोक और सोशल मीडिया पोस्ट को और सेंसिटिव बना दिया। कृष्णा ने अपने शो में जहां गोविंदा को लेकर मामा नंबर 1 जैसे जोक्स बनाए जो गोविंदा की वाइफ सुनीता को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। सुनीता ने कृष्णा को शरारती कहा, लेकिन ये भी जोड़ा कि वो परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, पर रिश्ता सुधारना अब मुश्किल है। ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि 2020 में द कपिल शर्मा शो में गोविंदा गेस्ट बने तो कृष्णा ने उस एपिसोड में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया। मेरी जो मामी है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैंने कुछ दिन पहले I interviewed Krishna and Aarti. Don't ask questions about them, please. और आगे चलकर फैमिली के इश्यूज और ज्यादा गहरे हुए। 2024 में कृष्णा की बहन आरती सिंह की वेडिंग में गोविंदा आए, लेकिन वहां भी बातचीत सीमित रही और टेंशन की खबरें थी। और इस फैमिली के बीच शांति और सुलह की राह तब दिखाई दी जब 2024 में गोविंदा को गन एक्सीडेंट के बाद कश्मीरा शाह हॉस्पिटल पहुंची देखने। जो एक बड़ा साइन था कि फैमिली में चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं। और इस बड़ी कंट्रोवर्सी और इस फाइट की एंडिंग 2024 में द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में होती है। बहुत साल बाद मिले, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। जहां गोविंदा और कृष्णा ऑन स्क्रीन गले मिलकर कृष्णा उनसे माफी मांग और गोविंदा उन्हें कहते हैं फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लेकिन प्यार हमेशा रहता है। इसके बाद गोविंदा ने बाद में एक इंटरव्यू में रिवील किया कि सुनीता हमेशा कृष्णा की साइड लेती थी, लेकिन मीडिया ने झगड़े को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। ये कंट्रोवर्सी सालों तक मीडिया में छाई रही। घर परिवार की बातें मीडिया के थ्रू डिस्कस नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। न्यूज आर्टिकल, सोशल मीडिया मीम्स और फैंस ने अलग अलग साइड लिए, जिसकी वजह से गोविंदा की इमेज को काफी हिट हुआ क्योंकि वो हमेशा फैमिली वैल्यूज पर जोर देते थे और ये झगड़ा उनकी इमेज से मेल नहीं खाता। इसके बाद की कंट्रोवर्सी तो गोविंदा सर की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जाती है। कल्पना करो एक फिल्मी सेट जहां कैमरे रोल कर रहे हैं, क्रू अपने काम में व्यस्त है और अचानक एक थप्पड़ की आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो सालों तक कोर्ट रूम में गूंजती रही, ऊपर से पब्लिक में कंट्रोवर्सी की जबरदस्त वजह भी बनी रही। जी हाँ, ये है 2008 का वो कुख्यात थप्पड़ कांड जो गोविंदा के करियर का एक डार्क चैप्टर बन गया। बात 16 जनवरी 2008 की है जब मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग चल रही थी। गोविंदा उस वक्त फिल्म के हीरो थे और सुपरस्टार भी, और उस दौरान वो सेट पर ही थे। तभी एक स्ट्रगलिंग एक्टर और फैन संतोष राय उनके पास आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संतोष सेट पर लड़कियों और फीमेल डांसर्स को घूर रहा था और साथ ही करीब आने की कोशिश कर रहा था और मिसबिहेव भी कर रहा था। इन सभी चीजों को देखने के बाद गोविंदा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने संतोष को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
और ये सारा इंसिडेंट मीडिया के कैमरे और क्रू के सामने हुआ और वीडियो लीक होकर वायरल हो गया। संतोष ने क्लेम किया कि गोविंदा ने बिना वजह उन्हें अपशब्द कहे और असॉल्ट किया। वो शॉक में थे क्योंकि गोविंदा को वो गॉड मानते थे। 16 जनवरी 2008 को मेरे साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद काफ़ी मैंने जद्दोजहद की, फिर जाके किसी तरह से एनसी हो पाया। दूसरी तरफ गोविंदा का कहना था कि संतोष सेट पर डिस्टर्ब कर रहा था और महिलाओं के साथ बदतमीजी भी कर रहा था। इन्होंने इसे सेट की सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस में उठाया कदम बताया। साथ ही उस वक्त गोविंदा तनाव से भी गुजर रहे थे। पर्सनल इश्यूज और करियर के उतार चढ़ाव ने उन्हें गुस्सैल भी बना रखा था और आगे चलकर ये इंसिडेंट और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तब बन गया जब संतोष ने 2008 में गोविंदा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। फिर 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट में असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन का केस फाइल किया। मैं काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद पुलिस लोगों से कोई सपोर्ट नहीं पाया, तब जाके मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, फिर केस फाइल की। 2013 में हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, लेकिन संतोष 2014 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को लिखित माफी मांगने को कहा। जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने टिप्पणी की कि तुम ग्रेट एक्टर हो, लेकिन थप्पड़ मारना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम एक पब्लिक फिगर हो, रियल लाइफ को रियल लाइफ में मत लाओ। 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2017 में केस सेटल हुआ और गोविंदा ने लिखित माफी दी और संतोष ने कॉम्पनसेशन जो गोविंदा ने 5 लाख ऑफर किया था उसे ठुकरा दिया। मुझे सिर्फ माफी चाहिए थी, पैसे नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गोविंदा ने 2025 में मुकेश खन्ना के इंटरव्यू में दावा किया कि संतोष ने केस वापस लेने के लिए 3 से 4 करोड़ मांगे थे। तो वो कह रहा पहले ज़माने में जैसे राक्षसों को बुलाया करते थे और राक्षस ईश्वर को दौड़ाया करते थे, ऐसे ही मैंने आपको अभी दौड़ाया है। कैसा लग रहा है? जब बोला हाँ, अभी मुझे 3-4 करोड़ रुपये दो, आप आस्ते आस्ते करके मैं आपका लौटा दूंगा डेफिनेटली। वो तुम रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, भेज दिया कोर्ट में। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया, इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और कोर्ट में पेश किया, जिससे केस उनके पक्ष में गया। और इस इंसिडेंट ने गोविंदा की इमेज को एंग्री हीरो का टैग दिया और इंडस्ट्री ने इन्हें अनप्रोफेशनल कहा और फैंस में बहस छिड़ गई, वो सही थे या गलत। और 2025 में स्लैप डे पर भी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जरूर हुई। ये स्टोरी बताती है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला किसी सेलिब्रिटी को सालों तक हंट कर सकता है और गोविंदा के लिए ये एक ऐसा चैप्टर रहा जिसने उनकी सुपरस्टार इमेज पर सवाल उठाए। और अब एक ऐसी स्टोरी जहां पैसा, धोखा, सेलिब्रिटी प्रमोशंस का खतरनाक कॉकटेल देखने को मिला। और इसके बाद एक बार फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे गोविंदा। 2023 में गोविंदा का नाम एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल से जुड़ा जिसने लाखों लोगों को हिला कर रख दिया। सोलर टेक्नो अलायंस STA टोकन नाम की कंपनी ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का पोंजी स्कैम चलाया। इस स्कैम में 2 लाख से ज्यादा लोगों को ठगा गया, खासकर उड़ीसा के इलाकों में। स्कीम का फंडा था लुभावने रिटर्न्स का वादा। 20 से $3,000 रोजाना कमाने का सपना दिखाकर लोगों से क्रिप्टो टोकन में पैसे लगवाए जाते थे। लेकिन असल में ये एक पिरामिड स्कैम थी जहां नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुरानों को पेमेंट होता था। गोविंदा इस दलदल में कैसे फंसे? 30 जुलाई 2023 को गोवा के एक लग्जरी होटल में STA ने एक बड़ा इवेंट रखा जिसमें 1000 से ज्यादा लोग जमा हुए और गोविंदा को वहां चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। उन्होंने स्पीच दी, कुछ प्रमोशनल वीडियोस में कंपनी को एंडोर्स किया और STA ने इनका इस्तेमाल मार्केटिंग में किया ताकि लोग भरोसा करें और पैसे लगाएं। और इस इवेंट पर 1.3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ, जिसमें गोविंदा की फीस भी शामिल थी। लेकिन जब उड़ीसा की इकोनॉमिक ऑफिस विंग EOW ने इस स्कैम का पर्दाफाश किया तो गोविंदा का नाम भी सुर्खियों में आया। EOW ने अगस्त 2023 में STA के इंडियन हेड गुरतेज सिंह सिद्धू पंजाब से और उड़ीसा के हेड निर्दोष दास, जिनको भद्रक से गिरफ्तार किया गया, उड़ीसा के हेड निरोधा दास के बैंक अकाउंट्स में 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। साथ ही हंगरी के डेविड गेज, जो STA का ग्लोबल हेड था, इसके खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ क्योंकि वो दुबई भाग गया था। सितंबर 2023 में EOW ने कहा कि वो गोविंदा से पूछताछ करेंगे ताकि उनका रोल साफ हो। क्या वो जानबूझकर इस स्कैम को प्रमोट कर रहे थे या सिर्फ एक गेस्ट थे? EOW के इंस्पेक्टर जनरल JN पंकज ने साफ किया कि गोविंदा ना तो एक्यूज्ड है ना ही संदिग्ध। अगर उनका रोल सिर्फ इंडोर्समेंट तक सीमित पाया गया तो वो केस में गवाह बन सकते हैं। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने सफाई दी कि गोविंदा का स्कैम से कोई लेना देना नहीं, वो एक एजेंसी के जरिए इवेंट में गए थे और उनका रोल सिर्फ गेस्ट का था। अगर EOW पूछताछ करेगी तो वो पूरा सहयोग करेंगे। गोविंदा ने खुद कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। 2025 तक इस मामले में कोई नया अपडेट नहीं आया है और गोविंदा पर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। इस कंट्रोवर्सी ने गोविंदा की इमेज को और झटका दिया। पहले से ही करियर में कमबैक की जद्दोजहद कर रहे गोविंदा के लिए ये एक और नेगेटिव चैप्टर बन
बन गया। 2025 में एक इंटरव्यू आया जो बॉलीवुड को पूरी तरह से हिला गया, जिसमें गोविंदा ने ऐसे बॉम्ब्स गिराए कि इंडस्ट्री में डिबेट छिड़ गई। 9 मार्च 2025 को मुकेश खन्ना के यूट्यूब चैनल, जी हाँ, शक्तिमान वाले मुकेश खन्ना, अस्त्र पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन जाता है, या मशीनी कपड़े पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन गया है। वो उसके सामने आप शक्तिमान की शक्ति देखिए, उसकी शक्ति अंदर से निकली है। मत करे सब, सुधर जाओ। भीष्म इंटरनेशनल पर गोविंदा ने खुलकर बात की। इन्होंने दावा किया कि बॉलीवुड ने उनके खिलाफ साजिश रची, उन्हें बाहर करने की कोशिश की गई। पर इसकी हद में मुझे पता थी। जब मेरे साथ षड्यंत्र शुरू हुए, मारण प्रयोग शुरू हुए, तो मैं उसे पूरी तरह से उल्लेख नहीं करूंगा। नहीं, पर हुआ हमारे खिलाफ, परंतु हुआ। और इस वजह से उन्हें 16 करोड़ का फाइनेंशियल नुकसान हुआ और साथ ही जान का खतरा भी झेलना पड़ा। ये इंटरव्यू न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि इसने इंडस्ट्री के डार्क साइड पर डिबेट छेड़ दी। क्या गोविंदा सचमुच साजिश का शिकार थे या ये उनके करियर के उतार चढ़ाव का एक बहाना था? गोविंदा ने कहा कि ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म और जलन ने उन्हें नीचे खींचा। इन्होंने बताया कि मैं एक अनएजुकेटेड और आउटसाइडर था और एजुकेटेड लोग मेरे साथ गेम्स खेल रहे थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये पढ़े लिखे के बीच में मैं ना एक अनपढ़ टाइप का आदमी आ गया हूँ और ये सब खेलना आउटसाइडर लोग, हाँ, खेलना शुरू हो गए। नहीं, आई कांट स्पॉइल देयर नेम बिकॉज मैं जहाँ की रोटी खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, आई हैव टू बी नाइस टू देम। मेरी इमेज को जानबूझकर खराब करने की साजिश रची गई और इन्होंने चौंकाने वाले दावे भी किए कि इनके घर के बाहर हथियारों के साथ लोग पकड़े गए। घर के बाहर कई लोग गन के साथ पकड़े गए, बहुत सारे लोग जो है मारने के प्रयोग अलग अलग, और उनकी जान को खतरा था। और इस इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने पुराने दोस्त डेविड धवन पर भी निशाना साधा, जिनके साथ उन्होंने हीरो नंबर 1 और पार्टनर जैसी कमाल की फिल्में की थी। इन्होंने कहा कि डेविड जैसे लोगों ने उन्हें धोखा दिया। और भी हैरान कर देने वाली बातें उन्होंने बताई। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने जेम्स कैमरॉन के अवतार को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें बॉडी पेंट से डर लगता था और वो अस्पताल जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो मैं शाम में खाने पे बुलवाया साथ में, मैं बोला आइए साथ में डिस्कस करते हैं। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था, उसका टाइटल था एवेटार। अवतार वही जो एवेटार। मैं कहा लेम गोविंदा, हेलो, आई एम नॉट डूइंग ए पिक्चर, आई एम ऑफरिंग यू 21 करोड़ रुपीस, 18 करोड़ रुपीस। I said, I don't want you 18 crore. Like, you have to shoot 410 days. I said, sounds good. But if I'll paint my body, I'll be in the hospital. What? Wake up to reality. गोविंदा जी का वो मीम बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने बोला था एवेटार मुझे ऑफर हुई थी। अरे यार, मुझे तो नहीं पता ये कब ऑफर हुई। 40 साल तो मुझे हो गया गोविंदा के साथ। वो एवेटार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। नहीं, पर इतनी बड़ी मूवी अगर ऑफर हुई है तो गोविंदा जी ने क्यों मना करी? पता हुई भी है कि नहीं, आई डोंट नो ना। ये पहली मैं भाई झूठ नहीं बोलती ना, मैं चुगली करूंगी इधर। मैं झूठ का साथ नहीं देती भाई। Wait a minute. बहुत ही जल्द आपके नजदीकी रील पर। और ये 18 करोड़ का ऑफर था। इन्होंने एक 100 करोड़ की फिल्म भी रिजेक्ट की, जिसके लिए बाद में इन्हें इतना रिग्रेट हुआ कि इन्होंने खुद को थप्पड़ मारा। ठीक है, मैं 100 करोड़ सर तुम्हारे साथ 100 करोड़ रुपए छोड़ चुका था। अच्छा, उसमें अच्छा, मैं इधर ये शीशे के आगे खड़ा रह के ना, मैं अपने आप को थप्पड़ मार रहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने पैसे मिले अपने आप को फाइनेंस कर देता। गोविंदा ने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे भी इंडस्ट्री ने सुशांत की तरह बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैं सरवाइव कर गया। और इसके जवाब में पूर्व CBF चीफ और प्रोड्यूसर पहलाज नहलानी ने गोविंदा को सुपरस्टिशियस और साइको कहा। नहलानी ने दावा किया कि गोविंदा की मुश्किलें उनकी अपनी गलतियों की वजह से थी, न कि किसी साजिश की। इन्होंने 2019 में आई गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा के फ्लॉप होने का हवाला भी दिया। अच्छा, फिल्म का टाइटल तो सुन ले। अब अपने वालिया साहब को देख लो, उसका तो कहना है कि जिंदगी जीनी है तो रोज पीनी है। ये वालिया कौन है? इतना ही समझ ले कि गैस के सिलेंडर में और उनके कैलेंडर में
दोनों में आग ही आग होवे। जिसके बारे में गोविंदा ने कहा कि साजिश की वजह से उन्हें 6 साल तक फिल्में नहीं मिली और इस इंटरव्यू ने इंडस्ट्री में भुजाल ला दिया। कुछ फैंस ने गोविंदा को नेपोटिज्म का शिकार माना, उनका सपोर्ट करते हुए कहा कि आउटसाइडर को बॉलीवुड में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक ने इसे उनके फ्लॉप, अनप्रोफेशनलिज्म और गलत चॉइसेस का बहाना बताया। सोशल मीडिया पर यह डिबेट वायरल हो गया और 2025 में गोविंदा का कमबैक स्ट्रगल फिर से सुर्खियों में आ गया। और इनकी एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हम आपको बताते हैं। एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप जो हिट फिल्मों की बौछार कर रही थी, लेकिन 2000 के दशक में ये जोड़ी टूट गई और विवादों की ऐसी आग भड़की कि आज भी इसके किस्से गूंजते हैं। ये जोड़ी है गोविंदा और डेविड धवन की। गोविंदा और डेविड धवन दोनों ने कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, शोला और शबनम, इन दोनों की जोड़ियों ने 17 हिट फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। 90s का वो मैजिक जहां गोविंदा की कॉमेडी और इम्प्रोवाइजेशन, डेविड के डायरेक्शन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा था, लेकिन 2000 आते आते तक दोनों अलग हो गए और इस कदर तक ये खफा हो गए कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। और इसका रीजन इतना ट्विस्टेड है कि आज भी डिबेट होते हैं। गोविंदा ने क्लेम किया कि डेविड ने मुझे लीड रोल ना देकर सलमान को प्रेफर किया, साजिश रची और उन्हें साइडलाइन कर दिया, जबकि डेविड ने गोविंदा के लेट आने, एस्ट्रोलॉजी ऑब्सेशन और अनप्रोफेशनल बिहेवियर को ब्लेम किया। लेकिन 90s में इनकी केमिस्ट्री तो कमाल की थी, लेकिन इनकी आखिरी फिल्म जोड़ी नंबर 1 के बाद से इनके बीच अनबन शुरू हो गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। गोविंदा ने बोला, मैंने डेविड को 17 सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन वो सेक्रेटरी से बोलता था। गोविंदा सवाल बहुत पूछने लगा है, उसे कह दो वो छोटे मोटे रोल्स ही जाकर करे। तो फ़ोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। अब ये बात उसकी जो मुझे इतनी दिल पे लग गई कि मैंने सोचा कि मैं अभी आगे इसके साथ, जिससे ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। 2024 में गोविंदा की वाइफ सुनीता ने रिवील किया कि डेविड ने गोविंदा को सेकंड लीड रोल करने को बोला, जैसे अमिताभ और अक्षय करते थे, लेकिन गोविंदा ने रिजेक्ट किया क्योंकि वो सोलो हिट देते थे। सुनीता बोली डेविड गलत नहीं थे, लेकिन गोविंदा 90s में ही अटके हुए थे। लेकिन 2009 में डू नॉट डिस्टर्ब की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच ऑन सेट तनाव ने फिल्म को फ्लॉप करवा दिया और प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी ने 2025 में आग में घी डालने का काम किया। गोविंदा को सुपरस्टिशियस और साइको कहा और दावा किया कि डेविड ने गोविंदा के मन में उनके खिलाफ जहर भरा। और इस कंट्रोवर्सी ने गोविंदा के करियर को काफी हिट किया। उनकी सोलो फिल्में फ्लॉप हुई, जबकि डेविड ने सलमान के साथ मुझसे शादी करोगे, मैंने प्यार क्यों किया जैसी हिट दी। गोविंदा ने 2019 में बोला कि डेविड मेरे साथ नहीं रहा, इंडस्ट्री ने मुझे आउट किया, लेकिन सुनने में आया दोनों के बीच सुलह भी हो गई। 2023 में दिवाली की पार्टी में मिले और 2024 की गन एक्सीडेंट के बाद डेविड हॉस्पिटल पहुंचे और गोविंदा ने पब्लिकली बोला, हमारे बीच अनबन तो पहले ही खत्म हो गई थी, बट हम फिल्म के बारे में बात नहीं करते। मैं हर किसी की इंसानियत और अच्छाई अच्छे से देख चुका हूँ और मुझे किसी से गिला शिकवा किसी प्रकार का नहीं है। 2008 में गोविंदा और डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया, वही गैंग ऑफ वासेपुर वाले रामाधीर सिंह, जी हाँ, की जोड़ी ने शोमैन के साथ कुछ नया करने की ठानी। ये एक मसाला कॉमेडी फिल्म थी जिसमें गोविंदा कॉन मैन का किरदार निभा रहे थे और रिमी सेन और सेलिना जेटली को स्टार थे। तिग्मांशु जो हासिल जैसे सीरियल फिल्मों के लिए जाने जाते थे, गोविंदा के फैन थे और उनके साथ पहली कॉमेडी फिल्म बनाने का सपना देखते थे, लेकिन शोमैन फिल्म शुरू से ही विवादों में फंसती रही और आखिरकार वो डब्बा बंद हो गई। और एक बार फिर गोविंदा की सुपरस्टिशन, शूटिंग में देरी और स्क्रिप्ट पर मतभेद ने इस प्रोजेक्ट को बॉलीवुड की अधूरी कहानी में शामिल कर दिया। शोमैन फिल्म की शुरुआत 2008 में हुई जब गोविंदा पार्टनर और भागम भाग की सक्सेस के बाद करियर की तीसरी पारी खेल रहे थे। फिल्म का 80% हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन लंदन वाले शेड्यूल में दिक्कत शुरू हुई। गोविंदा एक हफ्ते लेट पहुंचे क्योंकि उन्हें संसद में वोटिंग के लिए रुकना था। बाद में उन्होंने शेड्यूल बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो स्क्रिप्ट से नाखुश थे। और इसके साथ ही फिल्म का टाइटल भी गोविंदा के कहने पर किंग कॉन से शोमैन में बदल दिया गया। तिग्मांशु ने गोविंदा की शर्तें मानी क्योंकि प्रोड्यूसर विनय कुमार सिन्हा, जो गोविंदा के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने इस फिल्म के लिए उन्हें मनाया था। लेकिन 2009 में गोविंदा ने स्लीप डिस्क का हवाला देकर शूटिंग कैंसिल करा दी। तिग्मांशु ने दावा किया कि ये सिर्फ एक दिन की देरी थी। साथ ही एक ज्वेलरी कंपनी ने प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए फंडिंग ऑफर की, लेकिन गोविंदा के बाबा ने इसे अशुभ बताकर रिजेक्ट करवा दिया और
गोविंदा उस वक्त बंदा ये बिंदास है और रन भूला रन जैसी कई फिल्में साइन कर चुके थे, जिससे उनका शेड्यूल क्लैश हो गया। 2009 में गोविंदा ने वादा किया कि वो 2012 में बाकी 10 से 15 दिन की शूटिंग पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टिग्मांसू ने 2019 में कहा कि उनके पास 50 मिनट की एडिटेड फुटेज है और वो अब भी फिल्म पूरी करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन शोमैन फिल्म गोविंदा की कई शेड्यूल फिल्मों में शामिल हो गई और इस मुद्दे ने गोविंदा के अनप्रोफेशनलिज्म के इमेज को और ज्यादा मजबूत किया। जैसा पहलाज नेहलानी ने 2025 में कहा कि उनकी सुपरस्टिशन ने इंडस्ट्री में रिस्क बढ़ा दिया। दूसरी तरफ टिग्मांसू ने पान सिंह तोमर और साहेब बीवी और गैंगस्टर जैसी हिट दी, लेकिन शोमैन आज भी उनकी अधूरी इच्छाओं में शामिल है। ये कहानी दिखाती है कि गोविंदा के सुपरस्टिशन और शेड्यूल्ड इश्यूज ने एक होनहार प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। टिग्मांसू का धैर्य और गोविंदा का टैलेंट भी शोमैन को बचा नहीं सका, जो बॉलीवुड की उनकी कमियों में शुमार है, जो कभी पर्दे पर नहीं उतरी, और ये भी एक प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल बनकर रह गया। अब एक और बड़ी कंट्रोवर्सी की ओर चलते हैं, एक पावर प्ले जो बैकफायर हो गया। गोविंदा की पॉलिटिकल जर्नी जो 2004 से शुरू हुई थी और फ्लॉप होकर 2009 में खत्म हो जाती है। 90s के दशक के हीरो नंबर 1 ने 2004 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मुंबई नॉर्थ से लोकल चुनाव लड़ा। उनकी पॉपुलैरिटी ने कमाल दिखाया। बीजेपी के 5 बार के रह चुके एमपी राम नाइक को 48,271 वोटों से हराकर वो पॉलिटिकल सेंसेशन कहलाए। गोविंदा 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस की तरफ से मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी के बड़े नेता रहे राम नाइक को 50,000 वोटों से हरा दिया, लेकिन ये जीत उनका करियर हाईलाइट बनने की जगह कंट्रोवर्शियल का सबब बनी और गोविंदा की एमपी की पारी विवादों का अखाड़ा बन गई। उनकी संसद अटेंडेंसी इतनी कम थी कि इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मिसिंग एमपी का टैग दिया और इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक तो लोगों ने गोविंदा को संसद के बजाय मनी है तो हनी है जैसे फिल्म के सेट पर ज्यादा देखा। मुंबई नॉर्थ के लोग शिकायत करते थे कि गोविंदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नदारद रहते थे, लेकिन गोविंदा ने स्कूल और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स का दावा किया, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, जिससे पब्लिक में और भी ज्यादा नफरत और नाराजगी फैल गई गोविंदा को लेकर। पब्लिक ने तो यहाँ तक कहा कि गोविंदा ने पॉलिटिक्स को मजाक बना दिया और लोकल कांग्रेस यूनिट ने भी उनके नाकाम करने की शिकायत की थी। 2008 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। इसके बाद 2009 में गोविंदा ने दावा किया कि कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें फिर से टिकट देना चाहती है, लेकिन स्टेट यूनिट ने उनके खिलाफ घेराबंदी की और 2012 में वो फिर से बोले, पॉलिटिक्स मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसने मेरा फिल्मी करियर और हेल्थ बर्बाद कर दिया, मैं 100 किलो का हो गया। और इस फ्लॉप पारी ने गोविंदा की इमेज को और गैर जिम्मेदार बना दिया और सोशल मीडिया पर भी पब्लिक अक्सर बोलती रही कि गोविंदा ने एमपी के तौर पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और उनकी पॉलिटिक्स भी कंट्रोवर्सी से अछूती नहीं रही। सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी ने 2007 की पार्टनर में धमाल मचाया। 28 करोड़ के बजट में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई और दोनों की जोड़ी ने ऑडियंस को हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। लेकिन इस सुपरहिट फिल्म के पीछे कंट्रोवर्सी की आग अलग ही सुलग रही थी। फिल्म जुड़वा, दबंग की कास्टिंग और गोविंदा की अनप्रोफेशनल इमेज ने उनके रिश्ते में खटास डाली। पार्टनर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद गोविंदा को लगा कि सलमान को ज्यादा क्रेडिट मिला। गोविंदा का मानना था कि उनकी कॉमेडी और टाइमिंग फिल्म की जान थी और दीपशिखा नागपाल ने 2025 में खुलासा किया कि सेट पर सलमान ने गोविंदा को सम्मान दिया और उनकी जरूरतों का ख्याल रखा क्योंकि ये गोविंदा का कमबैक था। फिर भी क्रेडिट को लेकर गलतफहमियों ने रिश्ते में तनाव डाला। सलमान ने गोविंदा को पार्टनर के बाद वांटेड फिल्म के एक सॉन्ग में भी एंट्री दिलाई, लेकिन गोविंदा की लेट लतीफी ने सलमान के करीबियों को और नाराज किया। गोविंदा ने क्लेम किया कि सलमान ने उन्हें जुड़वा से निकाला। उन्होंने 2019 के एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान ने लेट नाइट कॉल किया और बोला, फिल्म मुझे दे दो। उस टाइम पे मैं जुड़वा कर रहा था और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया 2-3 बजे और कहे कि चीचू भैया आप कितनी हिट दोगे यार। मैंने कि क्या हो गया? बोला नहीं, वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा और वो प्रोड्यूसर भी मैंने आप ही का ले लिया, साजिद मेरे वाला। तो वो चलती फिल्म वहाँ पे ठहरा दी गई, रोक दी गई, बंद कर दी गई और वो सलमान की दे दी गई थी। जुड़वा में आपसे। और इस फिल्म को लेकर डेविड धवन ने 2017 में भी कहा कि गोविंदा उनकी पहली पसंद थे, लेकिन कुछ कारणों से सलमान को चुना गया। खैर, सलमान ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, जिसने गोविंदा की नाराजगी को और हवा दी। ये विवाद उनकी दोस्ती में एक बड़ी दरार बना। साथ ही गोविंदा की डॉटर टीना को सलमान ने दबंग में लॉन्च करने का प्रॉमिस किया, लेकिन सलमान और अरबाज खान ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को चुना क्योंकि वो सिन्हा परिवार के करीब थे और ऐसा गोविंदा ने कहा। गोविंदा ने इसे विश्वास
विश्वासघात बताया, लेकिन टीना ने 2015 में इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पिता ने सलमान से कभी लॉन्च की बात नहीं की। सलमान की चुप्पी ने इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान खान और गोविंदा की इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के मौके नहीं आए। जैसे कि पार्टनर की सफलता के बाद सलमान ने गोविंदा के साथ और फिल्में, जैसे कि इस फिल्म का सीक्वल पार्टनर 2 करने की इच्छा जताई, लेकिन गोविंदा ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया और दूरी और बढ़ गई। लेकिन 2024 में गोविंदा के गन एक्सीडेंट के बाद सलमान ने सपोर्ट किया और 2025 में गणेश विसर्जन साथ मनाया, जिससे ये तो कंफर्म होता है कि इनके बीच की जो भी कंट्रोवर्सी थी अब शायद वो खत्म हो गई है। मगर गोविंदा तो गोविंदा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी इनका पीछा करती है या ये कंट्रोवर्सी का, ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा की जिंदगी की वो कंट्रोवर्सीज जो उनकी फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक रही। गोविंदा की लाइफ किसी मसाला फिल्म से कम नहीं, लेकिन हीरो नंबर 1 ने हर बार कमबैक की कोशिश की। आपको इनमें से कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे शॉकिंग लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे मसालेदार किस्से मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नाचो हंसो और गोविंदा के स्टाइल में मस्त रहो।